नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारी यूकेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो चल रही है। और इसके अंदर हमने कल क्या किया था, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और व्यक्तित्व सहायक का जो 1 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 50 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए थे। और आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। और हाँ देखो, एक चीज़ हमने और ध्यान रखनी है कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपने क्या करना है, साथ साथ में अपना टेस्ट भी लगाते हुए चलना है और आपने देखना है कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस थे हमने पहले देख ही लिए थे कल सारे के सारे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आता है हमारे पास कि पूर्वगिरी मेला को हम पूर्णागिरी मेला भी कहते हैं। तो ये जो पूर्णागिरी मेला है ये कब लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूर्णागिरी का मेला है ये चैत्र नवरात्रि में लगता है। कब लगता है? चैत्र नवरात्रि में लगता है। और ये कहाँ पर लगता है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो टनकपुर है, और टनकपुर के अंदर जो अन्नपूर्णा शिखर है, अन्नपूर्णा शिखर पर लगता है ये। और ये क्या है ना, यहाँ पर जो माता काली के जो 108 सिद्ध पीठ हैं उनमें से एक यहीं पर स्थित है। और ये जो पूर्णागिरी का मेला है चैत्र नवरात्रों से स्टार्ट होकर लगभग 2 महीने तक चलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो हो जाएगा हमारे पास प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया। तो भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था थोमनी संभोटा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि ई लर्निंग में सम्मिलित है। तो ई लर्निंग में क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो देखो, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई ई लर्निंग में कंप्यूटर की जरूरत होती है। वेब आधारित प्रशिक्षण, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों सही है, यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे सन हेनरी रैमजे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मगध मोहनजोदड़ो की राजधानी है। तो मगध मोहनजोदड़ो की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की है। तो ये जो सदैई रचना है ये किसकी है, तो ये हो जाएगी हमारी तारादत्त गैरोला की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है, तो ये जनजाति जानी जाती है राजी जनजाति, और ये आप सभी को अच्छे से ज्ञात ही होगा। अगला आता है कि आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो आदित्य नारायण पुरोहित हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये क्या है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो वो थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि VN राव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ये हमने बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने नहीं लिखी है। बाकी ये जो तीनों पुस्तक है, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये तीनों की तीनों जो पुस्तक हैं वो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई हैं। अगला आता है कि भारत नेट परियोजना का संबंध है। तो भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला आता है कि वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन कब आरंभ किया था। तो मैत्री आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1996 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि माजुली द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थान पूछता है तो ये असम के अंदर आता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आसाम के अंदर ये माजुली द्वीप आता है। दूसरा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का पहला विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थित है। तो डॉग पार्क किस शहर में स्थित है, तो ये जो डॉग पार्क है ये हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो ऋतु प्रवास है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गद्दी। तो ये जो गद्दी जनजाति है ये क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है। तो इनमें से जो संदेश सेवा है कौन सी अब सक्रिय नहीं है। स्काइप अभी यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, दूसरा वाइबर। तो वाइबर भी क्या है, देखो अभी कुछ लोग यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, पर जो याहू है अभी वर्तमान समय में बिल्कुल अक्रिय हो चुका है, यानी कि ये सक्रिय नहीं है। अगला आता है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभिक्षराज देव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। अगला आता है कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा आएगा। तो देखो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो आपने देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +50, यानी कि इसमें 50 ऐड किया हुआ है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, कुछ माइनस क्या है, और माइनस कितना क्या है 23। फिर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसमें +50 ऐड किया है, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -23 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आपको -23 करना पड़ेगा, और जब आप 422 में से इस 23 को माइनस कर देंगे तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 399। और ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 कि वर्ष 2011 के अंदर उत्तराखंड सरकार ने जो राज्य खेल है फुटबॉल को घोषित किया था। अगला है कि छवि प्रतिबिंब के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। तो छवि के एक छोटा सा जो संस्करण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम थंबनेल। क्या कहते हैं उसको, थंबनेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों या कितने प्रांतों में बांटा था। तो 1580 में जो अकबर ने अपने सूबों को बांटा था वो 12 सूबों में बांटा था, यानी कि इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो हो जाएगी 17.64%। और ये जो जनगणना है आपको अभी तक ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो अभी नई जनगणना आई नहीं है, तो जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती है तब तक यही जो जनगणना है आती रहेगी। और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जहां पर जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे नहीं गए हों। तो इसलिए ये जनगणना का टॉपिक है, मैं भी अभी आपको कुछ दिनों में करवाने वाला हूँ, और आपने क्या करना है, इस जनगणना को तो अच्छे से रट लेना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमने बताना। इस साइड क्या देखो मेला के नाम दे रखे हैं और इस साइड स्थान के नाम दे रखे हैं, तो ये हमने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो हरियाली मेला होता है ये नैनीताल में लगता है, ये बिल्कुल सही है। मोस्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है, ये लगता है हमारे पास रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में जाख मेला लगता है, और रुद्रप्रयाग का जो जाख क्षेत्र है उस जाख क्षेत्र के अंदर ये जाख मेला लगता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि जो कालिदास महोत्सव होता है ये भी रुद्रप्रयाग में होता है, तो इसका भी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है अब कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
तो ऐसा कौन सा भी मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ, यानी कि क्वेश्चन यही पूछा है कि अल्मोड़ा के अंदर जो पहला थाना था ये कब बना था? तो ये बना था हमारा 1837 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया था। और ये जो अनुच्छेद 243 है यहाँ से भी मैंने देखा है कि अधिकांश एग्जाम में जो एक ना एक क्वेश्चन है आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसके जितने भी सब अनुच्छेद हैं वो आपने सारे के सारे देखकर अच्छे से जाने हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है। तो जो उपग्रह मौसम निदेशालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर गणेश शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की है। तो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर जो लड़की पहुंची है उनका क्या नाम है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालवथ पूर्णा। तो ये जो मालवथ पूर्णा लड़की है ये पहली ऐसी लड़की है जो मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है कि जाट जनजातीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो जो जाट जनजातीय समाज है ये मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछ लेता है कि भाई ये जो जाट समाज जनजातीय समाज है इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी जो भाषा है उसको भी आपने ध्यान रखना है, वो है रोम्बा। तो रोम्बा इसकी भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो 2006 को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था पतंजलि योग विद्यापीठ को, जो कि हरिद्वार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है। तो बद्रीदत्त पांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये हमने बताना है। तो ये जो बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है वो यही है कुमाऊं का इतिहास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1981 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि कीड़ा जड़ी यानी कि वासी गुम्बा है। तो ये क्या है भाई? कीड़ा जड़ी क्या है? तो ये क्या है? एक औषधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो कीड़ा जड़ी है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या है ना, एक जंगली मशरूम है। ये क्या चीज़ है? एक जंगली मशरूम है। और ये क्या करता है ना, जो कैटरपिलर्स होते हैं ये जब वो मर जाते हैं ना तो ये उनके ऊपर जम जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कार्डिसेप्स साइनोसिस। कार्डिसेप्स साइनोसिस। और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। और बाकी इसकी जो जड़ी बूटी का उपयोग है वो प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। यानी कि अगर आपको ये सारे के सारे काम करने की जरूरत है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमारी इस वीडियो में क्या 10 क्वेश्चन और बचे हैं।
पर उनसे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 आ जाता है हमारे पास कि वर्ष 2018-19 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया था। तो उस समय जो राजकोषीय घाटा बताया गया था वो बताया गया था 3.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक गांव के 12% व्यक्ति मधुमेह तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप में से पीड़ित हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। तो कौन सी आकृति करती है ये हमने बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो आकृति है ये इन सभी को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया। तो मिशन सत्यनिष्ठ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया था ये किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो विश्व का जो सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है हमारे पास मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो जो भारतीय संसद है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो वो बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों को मिलकर ही हमारी संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक क्षेत्र का जो प्राचीन नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मैनाक पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं। तो एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो इक्वल से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था। तो भारत के अंदर जो नागरिक सेवा का जन्मदाता था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो जो मुद्रा होती है उसका मुख्य कार्य क्या है ये हमने बताना है। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विनिमय का माध्यम, बिल्कुल सही है। मूल्य का संचय, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें आपका कितना स्कोर बना है। और हाँ, मैंने क्या किया है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है उन सभी की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो अगर आपने वो और वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की तो उस प्लेलिस्ट में से जाकर उनको देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।